गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। आज का जो एपिसोड है, इसके अंतर्गत हम विशेष तौर पर कुछ भारत की फसलों के बारे में और इसके साथ जो मिसलेनियस टाइप के प्रश्न हैं और इसके साथ साथ कुछ देखा जाए जो प्रमुख प्रोडक्शन है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें कि जिससे बेहतर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का जो पीडीएफ मटेरियल है वह टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज का प्रश्न प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है, भारत की पर्वतीय जलवायु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर लिखा है पर्वतीय जलवायु। पर्वतीय जलवायु का जो सेंस है भारत के सेंस में, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो पर्वतीय जलवायु है, अगर हम इसकी बात करें तो बेसिक तौर पर यह हिमालय से चर्चा की जाती है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ की जलवायु पर्वतीय टाइप की नहीं है। विशेष अगर पर्वतीय जलवायु की हम बात करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि हिमालय के सेंस में बात की जाती है, और इसी सेंस में पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है, सूर्य के अभिमुख और विमुख ढालों के तापमान में भारी अंतर होता है। दूसरा लिखा है, दिन के तापमान का प्रसार अधिक होता है। तीसरा लिखा है, वर्षा की अनिश्चितता, जिसमें सूखा पड़ने पर फसल खराब होने की संभावना होती है। और चौथा लिखा है, उच्च तापमान के साथ उच्च आर्द्रता। तो यहाँ पर हमको यह चयनित करना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला सही नहीं है और दूसरा सही नहीं, बाकी ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि अगर तापमान अधिक होगा तो उसके साथ साथ आर्द्रता भी अधिक होती है हिमालयी क्षेत्रों में। और जो लिखा है, वर्षा की अनिश्चितता, जिसमें सूखा पड़ने और फसल खराब होने की संभावना रहती है, तो ये बात तो स्वाभाविक तौर पर है कि अगर सूखा पड़ेगी तो फसल खराब होगी ही होगी। और यह क्यों होगा? क्योंकि वर्षा में अनिश्चितता है। तो दोनों तथ्य सही है, लेकिन जो लिखा है पी कि दिन के तापमान का प्रसार अधिक होता है, ऐसा नहीं है। दिन के तापमान का प्रसार अधिक नहीं होता है, बल्कि अगर हम बात करें तो दिन और रात के मध्य के टेम्परेचर में अंतर से प्रसार अधिक होता है। इस दृष्टिकोण से यह गलत हो जाता है। और लिखा है, सूर्य के अभिमुख और विमुख ढालों के तापमान में भारी अंतर होता है। तो हिमालयी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो हिमालयी क्षेत्र का जो उत्तरवर्ती ढाल है या दक्षिणवर्ती ढाल है, इन दोनों ढालों के टेम्परेचर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, लेकिन तीसरा और चौथा सही है। इस आधार पर हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। और इसी को और ज़्यादा एलोबरेट करने के लिए यहाँ पर मैप दिया गया है। मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यह हिमालयी क्षेत्र है, अर्थात चाहे इसका हम उत्तरवर्ती ढाल देखें चाहे दक्षिणवर्ती ढाल देखें, दोनों ढालों के टेम्परेचर में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। और जो यहाँ पर लिखा है कि दिन के तापमान का प्रसार रेंज अधिक होता है, दिन के तापमान का नहीं बल्कि हम कहते हैं दिन और रात के तापमान का प्रसार अधिक होता है, क्योंकि दिन में टेम्परेचर बढ़ता है और रात में घट जाता है, इसलिए ये भी तथ्य गलत है। और लिखा है यहाँ पर वर्षा की अनिश्चितता, तो वर्षा की अनिश्चितता भी है, क्योंकि जैसे जैसे आप पूर्व से, ध्यान रखिए, जैसे जैसे पूर्व से आप पश्चिम की तरफ जाते हैं वर्षा का मान लगातार घटता जाता है। इसका भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो जब वर्षा का मान घटेगा तो इसका तात्पर्य अनिश्चितता बढ़ती है, और अगर अनिश्चितता बढ़ती है जिससे फसल के बर्बाद होने की संभावना भी पूरी पूरी बनी रहती है। और चौथा जो लिखा है, उच्च तापमान के साथ उच्च आर्द्रता होती है, तो तापमान का आर्द्रता से सीधा संबंध होता है। जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है वहाँ पर आर्द्रता भी अधिक होती है, जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर आर्द्रता भी कम होती है। इस दृष्टिकोण से तीसरा और चौथा सही है, पहला और दूसरा गलत है, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, भारत में निर्वर्तनीय मानसून के मौसम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब निर्वर्तन के बारे में पूछा है, अर्थात जब मौसम वापस जाता है तब की ये बात करता है। इसमें पूछ रहा है कि निर्वर्तनीय मानसून के मौसम के दौरान तापमान समान रूप से उच्च होता है, यानी उत्तर भारत में लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा लिखा है, यह दिसंबर की शुरुआत तक दक्षिण की ओर बढ़ता है तथा भूमध्य रेखीय निम्न के साथ विलीन हो जाता है। तीसरा लिखा है, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण भारत से पीछे हटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमको बताना है कौन सा सही है। क्या बताना है? कौन सा सही है, इसी के विषय में हमको चयनित करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जो ये लिखा है कि दिसंबर की शुरुआत तक दक्षिण की ओर बढ़ता है,
दिसंबर की शुरुआत से नहीं, यहाँ पर होता है सितंबर से। सितंबर से ही दक्षिण पश्चिम मानसून जो उत्तर का विशाल मैदान है वहां से पीछे हटना शुरू हो जाता है। इस आधार पर यह दूसरा वाला गलत है, पहला सही है और तीसरा भी सही है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक पूरी तरीके से भारत को पीछे छोड़ देता है, भारत से हट जाता है। तो इस आधार पर अगर हम कहें तो पहला भी सही है और तीसरा भी सही है, लेकिन दूसरा गलत है। अर्थात यहाँ पर जो हमको आंसर मिल जाएगा, अच्छा यहाँ पर लिखा है यह दिसंबर की शुरुआत तक दक्षिण की ओर बढ़ता है। तो इस आधार पर जो हमारा आंसर मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए पहला और तीसरा। क्या मिलना चाहिए? पहला और तीसरा। यहाँ पर जो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कुछ लग रहा है, मानसून के दौरान तापमान समान रूप से उच्च होता है, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और 25 डिग्री सेल्सियस आता है, ये भी ठीक है। यह दिसंबर की शुरुआत तक दक्षिण की ओर बढ़ता है और भूमध्य रेखीय निम्न के साथ विलीन हो जाता है, तो यह सही तो नहीं है। और तीसरा वाला सही है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण भारत से पीछे हटना शुरू कर देता है। तो इस आधार पर अगर हम कहें तो यहाँ 3 नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 नंबर होना चाहिए और यही हमारा आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यही हमारा आंसर होना चाहिए, डी वाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है? यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात किया है। विशिष्ट आर्थिक मंडल का तात्पर्य होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, इसकी जो प्रारंभिक शुरुआत की अगर हम बात करें तो यह चीन से शुरू हुई है। कहाँ से हुई है? चीन से। और यह संकल्पना चीन की है 1960 की, और भारत में जो इसको इम्प्लीमेंट किया गया है यह 1965 में। और कहाँ पर किया गया है? तो कांडला में। कहाँ पर? कांडला। और कांडला कहाँ है? गुजरात में। तो कांडला के गुजरात में भारत से इसकी शुरुआत की गई है 1965 में। कब? 1965 में। और चीन में कब की गई थी? तो चीन में इसकी शुरुआत की गई है 1960 में। और स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन होता है यह एक भौगोलिक प्रदेश होता है। क्या होता है? यह एक भौगोलिक प्रदेश होता है तथा इसकी कुछ आर्थिक गतिविधियां होती हैं, अर्थात उसी से संबंध रखने वाले कुछ नियम और कानून के प्रावधान होते हैं। तो इस आधार पर हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। बाकी सब आंसर गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर अन्य तथ्य जो लिखे, यहाँ पर लिखा देखिए प्राकृतिक विधियां, तो प्राकृतिक विधियां नहीं बल्कि आर्थिक विधियां होती हैं। क्या है? आर्थिक विधियां होती हैं, तो ये गलत हो जाता है। इसी प्रकार कृषि को यहाँ डी भी देख रहे हैं, हे कृषि उत्पादन, तो कृषि का ये नहीं, आर्थिक गतिविधियों को यहाँ पे क्या किया जाता है? प्रमोट किया जाता है। तो इस आधार पर तीसरा भी आप देख सकते हैं, व्यापार को प्रोत्साहन करना है। विशिष्ट आर्थिक मंडल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहन करना, ये तो सही है, लेकिन इसकी तुलना में पहला ज्यादा सही है। सी भी सही है, सी को हम गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन सी की तुलना में ए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमको किसी एक विकल्प का ही चयन करना है। तो ऐसे में केवल हमारा पहला विकल्प सही माना जाएगा, बाकी और सभी विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहां पर लिखा है, पवन और चक्रवात से होने वाली क्षति के खतरा क्षेत्र को आरोही क्रम में निम्नलिखित राज्यों को क्रमबद्ध करें। आरोही का तात्पर्य होता है कि जो समस्या है, समस्या का हम कहें कि घटता हुआ क्रम। आरोही मतलब क्या है? घटता हुआ क्रम है कि एक तरफ ज्यादा कहां पर समस्या है, यहां पर देखिए आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर का तात्पर्य होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। तो इसका तात्पर्य है कि हमको जहां पर कम समस्या है उसको पहले लिखना है, जहां पर समस्या ज्यादा है उसको बाद में लिखना है। तो जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक का जो तटीय क्षेत्र है उसको छोड़ करके जो शेष भाग है कर्नाटक का, वहां पर किसी भी प्रकार की चक्रवात या पवन जैसी गतिविधियों से समस्याएं बहुत कम उत्पन्न होती हैं, इसलिए यहां पर समस्या सबसे कम है। यहां पर समस्या क्या है? सबसे कम है। और सर्वाधिक जो समस्या होती है, अगर हम इसकी बात करें तो आपको यहाँ सी डी आपका पहले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी पहले हो जाएगा। तो डी केवल यहाँ पर केवल एक ही विकल्प में है। और सर्वाधिक जो समस्या होती है चक्रवात जिससे, तो वह पूर्वी तटीय मैदान पर होती है, जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु का सेक्शन होता है, वहाँ पर कह सकते हैं चक्रवाती समस्याएं ज़्यादा होती हैं बंगाल की खाड़ी के माध्यम से। इसलिए हमारा जो सबसे कम प्रभावित क्षेत्र है वो कर्नाटक का मध्यवर्ती क्षेत्र है। उससे ज़्यादा समस्या कहाँ पर होगी? महाराष्ट्र का जो अधिकतर भाग है,
राजस्थान में उससे ज़्यादा समस्या है, और पूर्वी तटीय मैदान में सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है भारत के सेंस में। किससे? पवन और चक्रवाती जो प्रभाव है उसके परिणाम स्वरूप। अगला यहाँ पर प्रश्न है, बागाती कृषि की प्रमुख विशेषता है। तो बागाती जो कृषि होती है, हम लोग करते क्या है, एक बार कोई पौधा लगाते हैं और उस पौधे से पहले तो 1-2 साल तक वह पौधा किसी प्रकार का प्रोडक्शन देता नहीं, लेकिन उसके पश्चात वह कई वर्षों तक लगातार एक ही प्रकार का प्रोडक्शन देता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं क्या, एक फसली उत्पादन, क्योंकि एक ही प्रकार का यहाँ पर प्रोडक्शन वह पौधा कई वर्षों तक करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एक फसलीय उत्पादन। क्या कहते हैं? एक फसली उत्पादन। इसको हम विभिन्न समूहों में विविध फसलों का उत्पादन नहीं कहते हैं। बड़े फार्मों पर पशुपालन एवं फसल उत्पादन नहीं कहते हैं, क्योंकि पशुपालन और फसल उत्पादन को हम मिश्रित कृषि कहते हैं। फलदार वृक्षों की कृषि, तो फलदार वृक्षों की खेती में और कई प्रकार की खेती आती है, उसको हम बागाती कृषि के अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर बागाती का तात्पर्य है कि एक फसलीय उत्पादन प्रणाली को ही हम कहते हैं बागातीय कृषि कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, विश्व के समस्त जलवायु के स्वरूप भारत में पाए जाते हैं, यह मत है। तो ब्लैंडफोर्ड द्वारा दिया गया है कि डॉक्टर स्टाम्प द्वारा दिया गया है, या मार्सडेन द्वारा दिया गया है, या कोपेन द्वारा दिया गया है, यह आपको बताना है। तो समस्त जो विश्व की जलवायु है यह भारत में पाई जाती है, यह जो कथन है यह किसके द्वारा कहा गया है? तो मार्सडेन द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? मार्सडेन ने इस प्रकार का सेंटेंस कहा है कि विश्व की जितनी जलवायु हैं वो सभी जलवायु भारत में ही पाई जाती हैं। और इसी प्रकार अगर हम बात करें ब्लैंडफोर्ड महोदय का, तो ब्लैंडफोर्ड महोदय ये कहते हैं कि भारत में जलवायु इतनी ज़्यादा है कि जितनी विश्व में नहीं पाई जाती हैं। इसका तात्पर्य है कि भारत में जलवायु बहुत ज़्यादा विषम है। क्या है? बहुत ज़्यादा विषम है और विविध है। इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रख करके दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाली पवनों से भारत की रक्षा करता है। यह पूरी तरीके से सही है, क्योंकि साइबेरिया की जो ठंडी पवन होती है, अगर यह हिमालय ना होता तो शायद साइबेरिया की पूरी ठंडी पवन भारत के उत्तरवर्ती क्षेत्रों को पूरा हिमाच्छादित कर देती। तो हिमालय हमारा एक प्रकार से शीत पवनों से सुरक्षा करता है। और जो कारण लिखा है, हिमालय विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो दोनों यहाँ पर सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। इस आधार पर अगर हम आंसर दें तो आंसर हमारा हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा? पहला, क्योंकि हिमालय सर्वोच्च और नवीनतम है, और सर्वोच्च और नवीनतम तो नहीं, लेकिन सर्वोच्च होने के कारण ही उत्तर से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं उनको रोक करके उत्तरवर्ती क्षेत्रों की काफी सुरक्षा करता है। किससे? ठंडी पवनों से। तो इस दृष्टिकोण से हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रमुख जीव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो टोटल 10 भौगोलिक क्षेत्र हैं। कितने? 10 भौगोलिक क्षेत्र हैं। अगर इसमें बात करें कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र हैं, एक आपका ट्रांस हिमालय अर्थात हिमालय के उत्तर का भाग है, एक हिमालयी क्षेत्र है, एक आपका रेगिस्तानी क्षेत्र है, उसके पश्चात गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर छठे नंबर पर आएगा दक्कन का क्षेत्र है, पश्चिमी घाट ये वाला क्षेत्र आता है, पश्चिमी घाट वाला, पश्चिमी घाट भी है, फिर एक है तटवर्ती क्षेत्र। कौन सा है? तटीय मैदान, ये वाला तो तटीय क्षेत्र है। और जो हमारे द्वीपीय क्षेत्र है ये भी एक जैविक कह सकते हैं जीव भौगोलिक क्षेत्र है। अर्थात ये जो वर्गीकरण किया गया है, इस वर्गीकरण का आधार है यहाँ पर विविध प्रकार की जो वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं, उस आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है कि इन क्षेत्रों की जो वनस्पतियाँ या विविधता है, जैविक चीज़ें हैं, वो अलग हैं। और इसी प्रकार एक अर्धशुष्क हमारा क्षेत्र भी होता है, जिसको 10वें नंबर का हम कहते हैं। अर्धशुष्क का तात्पर्य होता है कि जो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत कुछ कर्नाटक का भाग आता है, कुछ गुजरात का भाग आता है, कुछ रेगिस्तान का भाग आता है, तो वे अर्धशुष्क क्षेत्रों में आते हैं। तो वहाँ की एक अलग किस्म की जैविक गतिविधियाँ होती हैं। तो इस आधार पर टोटल 10 जलवायु प्रदेश नहीं, ध्यान रखिएगा, 10 जीव भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। और देखा जाए इन सभी 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है दक्कन का क्षेत्र। क्या है? दक्कन का क्षेत्र। दक्कन का क्षेत्र समस्त जीव भौगोलिक क्षेत्रों में अकेले 42% भाग कवर करता है। तो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है। भारत में जो अक्टूबर की गर्मी होती है, इसका जो सबसे प्रमुख कारण है उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान। क्योंकि अगर आर्द्रता अधिक है तो आर्द्रता का तात्पर्य यही होता है कि जलवाष्प
जल में परिवर्तित होता है। तो जब कोई जलवाष्प जल में परिवर्तित होता है तो वहां पर गुप्त ऊष्मा का निष्कासन होता है, और गुप्त ऊष्मा का जब निष्कासन होता है तो तापमान में वृद्धि होती है। इस आधार पर उच्च आर्द्रता से ही संबंध होता है उच्च तापमान का, और यही कारण है अक्टूबर की गर्मी का। क्योंकि अक्टूबर में जो गर्मी होती है पूर्वी हमारे तटवर्ती क्षेत्रों में, वह चक्रवाती जो वर्षा होती है उसके परिणाम स्वरूप होती है, तो उसमें आर्द्रता भी होती है और उस आर्द्रता के परिणाम स्वरूप टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। यहाँ पर शुष्क मौसम नहीं होगा, पवनों की बहुत कम वेग, ये सब कारण नहीं है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफी अच्छा है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री पानी की सर्वाधिक मात्रा का उपयोग करती है। तो दिए गए विकल्पों में जो सर्वाधिक पानी का खपत किया जाता है वह चॉकलेट में किया जाता है, क्योंकि चॉकलेट का जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने में और उसके पश्चात उसका फिनिश प्रोडक्ट बनाने में काफ़ी ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा आंकड़ा का अनुमान है कि 1 किलोग्राम चॉकलेट का फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको करीब करीब 16,000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार अगर गोमांस की बात करें तो गोमांस 1 किलोग्राम अगर गोमांस को हम प्रोड्यूस करते हैं तो इसके लिए हमको लगभग 15,000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस दृष्टिकोण से सर्वाधिक जो पानी की आवश्यकता पड़ती है वह चॉकलेट को प्रोड्यूस करने में पड़ती है, और इसका रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट अर्थात कई स्टेप होते हैं, इसलिए यहाँ पर पानी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर लिखा है एक तरफ कुछ क्रांतियाँ हैं, मतलब कृषि से संबंधित क्रांतियाँ हैं, और एक तरफ संबद्ध इसका है कि किससे ये संबद्ध रखता है। यहाँ पर लिखा है काली क्रांति। काली क्रांति को ही कहते हैं श्याम क्रांति, और इसका संबंध होता है पेट्रोलियम उत्पाद से। किससे होता है? पेट्रोलियम उत्पाद से। इसी प्रकार जो पीत क्रांति होती है, पीली क्रांति होती है, इसको हम कहते हैं तिलहनी। क्या कहते हैं? तिलहन, अर्थात जो तिल से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हमारा कह सकते हैं सोयाबीन है, सरसों है, अलसी है, ये सब आते हैं। उसी प्रकार अगर हम बादामी की बात करें तो बादामी को ही हम नाम देते हैं एपीकल्चर, अर्थात मधुमक्खी पालन, शहद पालन। वर्तुल का तात्पर्य होता है गोल क्रांति, इसी को क्या कहते हैं? गोल। और इसका तात्पर्य होता है आलू। क्या होता है? आलू। तो यह आलू की क्रांति है। अगर इसको मिलान करें तो हमारा आंसर जो हो जाएगा कि पहला वाला होगा, अर्थात 4। इस आधार पर सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। बाकी शेष कुछ और भी पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। हरित क्रांति का तात्पर्य होता है खाद्य उत्पादन। श्वेत क्रांति का तात्पर्य होता है दुग्ध उत्पादन। भूरी क्रांति का तात्पर्य होता है उर्वरक उत्पादन। सबसे प्रश्न पूछे गए हैं तो इनको आप मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। उसी प्रकार लाल क्रांति का दो अर्थ होता है, टमाटर का प्रोडक्शन होता है, मांस का प्रोडक्शन होता है। नीली क्रांति का तात्पर्य होता है मत्स्य उत्पादन। काली या श्याम का तात्पर्य होता है पेट्रोलियम। गोल या वर्तुल जिसको हम कहते हैं आलू का उत्पादन। इसी प्रकार पीली यानी तिलहन। सुनहरी क्रांति फल या जो हमारे सब्जी के उत्पादन होते हैं उसको सुनहरी क्रांति कहते हैं। बादामी क्रांति को ही मधुमक्खी पालन कहते हैं, और बादामी को ही एक नाम और देते हैं एपीकल्चर, और मधुमक्खी का एक अलग नाम है शहद। इस प्रकार से कुछ प्रमुख खेतियां हैं और इनके कुछ क्रांतियां हैं, तो इनको आपस में रिलेट करना पड़ता है, और इसे संबंध रखने वाले कुछ और पॉइंट है जिसकी चर्चा हम इसी एपिसोड के लास्ट में करेंगे। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी काफी अच्छा लिखा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो कॉफी का शीर्ष उत्पादक राज्य है, वैसे जो हमारे आंकड़े हैं इस समय वर्तमान में, यह आंकड़े जो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं ये लेटेस्ट आंकड़े हैं, और ये आंकड़े 2021 और 22 के तहत जारी किए गए हैं। और इस आधार पर अगर देखा जाए कि कॉफ़ी का जो सर्वाधिक प्रोडक्शन है भारत में वो कर्नाटक में होता है, उसके पश्चात केरल में होता है, और सबसे कम नहीं मतलब तीसरे नंबर पर तमिलनाडु में होता है। अगर विश्व स्तर पर बात करें तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन होता है, वियतनाम, उसके पश्चात कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया और भारत। भारत 6 पायदान पर है कॉफ़ी के प्रोडक्शन में, और इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। यहाँ पर हरित क्रांति शब्द का बात किया है। हरित क्रांति शब्द अलग है, और हरित क्रांति का कह सकते हैं किसने शुरू किया है तो एक अलग तथ्य है। तो यहाँ पर जो गौड़ महोदय हैं, डॉक्टर विलियम गौड़, इन्होंने शब्द दिया है। क्या दिया है? शब्द दिया है। लेकिन हरित क्रांति, ध्यान रखिए, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो उनका नाम है नॉर्मन बोरलाग। क्या नाम है? नॉर्मन बोरलाग। तो नॉर्मन जो बोरलाग हैं, नॉर्मन बोरलाग,
ये हरित क्रांति के जनक हैं। क्या हैं? जनक हैं। और इनका अगर हम बात करें जो रिसर्च क्षेत्र रहा है, ये मैक्सिको रहा है। ये मैक्सिको में ही रिसर्च किए हैं और इनका जो रिसर्च है वह गेहूं के क्षेत्र में था। किसका? गेहूं पर इन्होंने उन्नतशील के बीज और कुछ वहाँ पर रासायनिक उर्वरक और कृत्रिम तरीके से सिंचाई पद्धति का प्रयोग करके इन्होंने हरित क्रांति को काफ़ी सफल बनाया है। और इसी के पैटर्न पर भारत में जो हरित क्रांति लाई गई है वह किसके द्वारा लाई गई? तो एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। किसके द्वारा? एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा यह हरित क्रांति कहाँ पर लाई गई है? तो भारत में लाई गई है। तो भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग किसने किया है? तो डॉक्टर विलियम टॉड ने किया है। अगले प्रश्न पर देखिए। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से काफी बेहतर है। लिखा है भारत में सबसे बड़ा कपास का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आंकड़े 2021-22 के अनुसार ही हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो कपास का उत्पादन होता है वह गुजरात राज्य करता है, उससे कम महाराष्ट्र और उससे कम तेलंगाना। अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है, चीन दूसरे नंबर पर है और यूएस तीसरे नंबर पर है। अगर हम इसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें, जो लंबे रेशे वाले कपास होते हैं इनका जो रेट है यह 6380 रुपये प्रति क्विंटल है। और जो मीडियम साइज के रेशे होते हैं कपास के, इनका जो रेट है एमएसपी भारत सरकार के द्वारा ये 6080 रुपये प्रति क्विंटल है। लेकिन यहाँ पर हमको बताना है कि सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? वह राज्य हमारा है गुजरात और दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। इस आधार पर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी बेहतर है। लिखा है भारत में विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य, अर्थात कौन सा राज्य जहाँ पर दुग्ध का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है? तो वह राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन होता है। लेकिन इस पर थोड़ी और चर्चा हम करते हैं। वैश्विक स्तर पर अगर दुग्ध उत्पादन में हम देखें तो भारत सर्वाधिक है, यूएस दूसरे नंबर पर, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर और चीन है चौथे नंबर। इसी प्रकार अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर पशुधन की संख्या की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक पशु हैं, ब्राजील में दूसरे नंबर पर पशु हैं और चीन में तीसरे नंबर पर। वैश्विक स्तर पर अगर प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता की बात करें तो वैश्विक स्तर पर जो दुग्ध की उपलब्धता होती है यह 315 ग्राम प्रतिदिन होती है। लेकिन भारत में जो दुग्ध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है वो 427 ग्राम है, अर्थात वैश्विक एवरेज से हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता सर्वाधिक है। यह भी हमको तथ्य स्मरण होना चाहिए। और आगे जो लिखा है कि गाय व बैल की जो सर्वाधिक संख्या है यह भारत में है, फिर ब्राजील में है, फिर चीन में है। लेकिन इसके बावजूद भी जो गाय का दुग्ध उत्पादन है इसमें कौन नंबर 1 पे है? तो यूएस नंबर 1 पर है। इसके पीछे क्या कारण है? भारत दूसरे पर है और चीन तीसरे पर है। तो भारत दूसरे पर चला गया, जबकि यूएस यहाँ पर देखिए संख्या में तो पहले दूसरे तीसरे नंबर पर ही नहीं है, लेकिन दुग्ध के उत्पादन में यह पहले नंबर पर आता है। इसके लिए कई तथ्य उत्तरदायी होते हैं। एक तो कारण यही उत्तरदायी है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, अर्थात जो यहाँ के घास के मैदान है प्रेरीज, ये काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक होते हैं और यहाँ की घास जानवरों के लिए काफ़ी पौष्टिकता का कार्य करते हैं, जिससे जो जानवर होते हैं दुग्ध का उत्पादन ज़्यादा करते हैं। और दूसरे, यहाँ पर जो गाय का व्यापार किया जाता है या दुग्ध का व्यापार किया जाता है, यह पूरी तरीके से जो कंट्रीज है यह कह सकते हैं पूरी तरीके से व्यवसाय के दृष्टिकोण से ही करती है। लेकिन हमारे देश में अभी गाय और बैल कह सकते हैं कि यह थोड़ा आस्था से जुड़ा प्रतीक होता है, इसलिए जो गाय दूध नहीं देती है उसका भी पालन पोषण होता है। और जो गाय के बच्चे बैल जो किसी भी प्रकार से ना तो कृषि में इस्तेमाल होते हैं, ना तो उनका किसी प्रकार से और इस्तेमाल होता है, फिर भी उनका पालन पोषण होता है। किस आधार पर? उनका आस्था के आधार पर पालन पोषण होता है। जबकि विकसित राष्ट्रों में जो पशु दुग्ध नहीं देते हैं या जो इनके मेल होते हैं उनका क्या किया था? मांस के दृष्टिकोण से फिर उनका प्रोडक्शन कर दिया जाता है, अर्थात उनका मांस प्रसंस्करण कर दिया जाता है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो यूएस दूध के उत्पादन में ज़्यादा हो जाता है और भारत इस आधार पर पीछे हो जाता है। लेकिन हमको अपने सभ्यता और संस्कार को ध्यान में रख करके ही सभी प्रश्नों को ही ध्यान में रखना है। यहाँ पर कुछ और तथ्य लिखा है। भैंस की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, राजस्थान में दूसरे नंबर पर है, गुजरात में तीसरे नंबर पर है। गाय व बैल की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, राजस्थान में दूसरे नंबर पर है, आंध्र प्रदेश में तीसरे नंबर पर है।
गाय और बैल उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हैं और भैंस भी कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। और लिखा है गाय व बैल की संख्या। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन हम कर देते हैं। गाय व बैल की संख्या तो यहाँ लिखा है, यार देखिए थोड़ा इसको क्लियर रखिएगा। यहाँ पर गाय व बैल हो गई, भैंस की संख्या ए भी सही है, और यहाँ पर कुल पशुधन में यूपी सही है, और कुल दुग्ध उत्पादन में यूपी भी सही है, ये सही है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जो लिखा है ना कि गाय व बैल की संख्या, तो यहाँ पर गाय और बैल की संख्या नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं भैंस के दुग्ध उत्पादन में, क्या भैंस के दुग्ध उत्पादन की ये बात है। इसको थोड़ा सा आप क्लियर रखिएगा, इसको हम कट कर देते हैं। यहाँ पर भैंस के दुग्ध उत्पादन की हम बात करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं भैंस का दुग्ध उत्पादन। क्या है? भैंस का दुग्ध उत्पादन। यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका है? यूपी, राजस्थान, आंध्र। इन तथ्यों को भी क्लियर रखना है, क्योंकि इन सभी के आधार पर ही प्रश्न हमारे बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफी अच्छा है, लिखा है निम्नलिखित में से भारत की कौन एक औद्योगिक प्रदेश जूट उद्योग के लिए प्रतिबद्ध है? तो यहाँ पर जूट का प्रोडक्शन कहाँ होगा? जहाँ की जलवायु काफी आर्द्र होती है, जहाँ पर वर्षा काफी आर्द्र होता है, ऐसा क्षेत्र भारत का जो है वो कौन सा है? वेस्ट बंगाल। तो हम कह सकते हैं जो वेस्ट बंगाल है, और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है, और भारत में भी होता है, लेकिन भारत का कौन सा क्षेत्र है? तो जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर जूट का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पर आर्द्रता या हुगली नदी बेसिन के माध्यम से जूट का प्रोडक्शन में काफ़ी मदद मिलती है। तो इस आधार पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुगली औद्योगिक प्रदेश, क्योंकि तमिलनाडु या बंगलौर के क्षेत्र में नहीं है, गुजरात में भी नहीं है, मुंबई और पुणे में नहीं है। तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है? तो चाय के प्रोडक्शन में जो नंबर 1 पर है वो है असम, दूसरे पर है वेस्ट बंगाल, तीसरे पर है तमिलनाडु, और चौथे पे है केरल। कौन है? केरल। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम, क्योंकि पूछा है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक कहाँ पर है? असम में है। और फिर यहाँ पर अगर हम दूसरे तथ्य की बात करें तो दूसरा तथ्य हमको ये भी ध्यान रखना है कि चीन में सर्वाधिक चाय का प्रोडक्शन होता है, भारत दूसरे नंबर पर। भारत वैश्विक स्तर पर चाय के उत्पादन में क्या है? दूसरे नंबर पर है। और देखा जाए चाय के प्रोडक्शन में टेम्परेचर की जो आवश्यकता पड़ती है वह 21 से लेकर के 29 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्षा जो होती है 150 से 200 सेंटीग्रेड की वर्षा, यहाँ के लिए सेंटीमीटर की वर्षा उत्तरदायी होती है। तो यह क्षेत्र असम और वेस्ट बंगाल में ज़्यादा है, और साथ में यहाँ पर कुछ पर्वतीय क्षेत्र भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कुछ पर्वतीय क्षेत्र होने चाहिए, मतलब ढलुआ भूमि होनी चाहिए। कैसी भूमि होनी चाहिए? ढलुआ भूमि। ढलुआ भूमि रहती है तो जल की लॉगिंग नहीं होती है, मतलब जल इकट्ठा नहीं होता है, तो ढलुआ भूमि भी चाहिए। और ये ज़्यादातर हमको कहाँ देखने को मिलती है? तो असम में। वेस्ट बंगाल का जो उत्तरी पोर्शन है जहाँ पर दार्जिलिंग है, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चाय के बागान पाए जाते हैं। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसानों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना। ये लिखा है दूसरी हरित क्रांति के विषय में पूछ रहा है। क्या दूसरी हरित क्रांति के उद्देश्य हैं? ये तो ठीक है, दूसरी हरित क्रांति इसलिए लाई गई थी कि जो समाज में एक असमानता हो गई थी उस असमानता को समाप्त करना और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। अर्थात ये तथ्य पूरी तरीके से सही है। और जैविक प्रौद्योगिकी के उपयोग को शामिल करना, जैविक प्रौद्योगिकी को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि हरित क्रांति का जो पहला चरण आया था उस दौरान लोगों ने अत्यधिक मात्रा में अनियंत्रित तरीके से सिंचाई किया और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया, जिससे विभिन्न प्रकार की कह सकते हैं खाद्यान्न में बीमारियों का प्रवेश हुआ, और इसके साथ साथ जो हमारी मृदा की प्रोडक्टिविटी है वो भी समाप्त हो गई। इसलिए द्वितीय हरित क्रांति जो लाई गई वहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी अर्थात सस्य जो वैज्ञानिक विधि होती है एग्रीकल्चर को, उसको प्रमोट किया गया। और तीसरा अर्थात ये भी सही है जो लिखा है प्रमुख भोजन दालें तिलहन तथा औद्योगिक कच्चे माल से आत्मनिर्भर बनाना। तो पहली जो हरित क्रांति थी वह ज़्यादातर गेहूं और धान पर ही निर्भर करती थी, लेकिन जो दूसरी हरित क्रांति लाई गई इसमें अन्य जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं या तिलहन दलहन इन सब को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो इस आधार पर तीनों तथ्य सही हैं
अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है निम्न में से कौन सी फसल खरीफ मौसम में उगाई जाती है। यहाँ पर पूछ रहा है निम्न में से कौन सी फसल खरीफ मौसम में उगाई जाती है। तो गेहूं रबी फसल है, जौ भी रबी का है, चना भी रबी का है। मक्का कैसा है? मक्का ठंडी में भी बोया जाता है, गर्मी में भी बोया जाता है। तो मक्का एक प्रकार से हम कह सकते हैं यह हमारा खरीफ फसल का पौधा है या खरीफ फसल की यह एक प्रजाति है। तो इस तथ्य को एकदम स्पष्ट रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कुछ पशु हैं और इनकी नस्ल है, इन दोनों को मिलान करना है। भेड़, ऊंट, बकरी और भैंस। भेड़ का चोकला है, ये ठीक है। ऊंट का गोमट है, ये भी ठीक है। बकरी का जो लिखा है खेरी, तो खेरी जो है यह भेड़ का, किसका है? भेड़ का है, यह इसका नहीं है। भैंस का सुरती है, ये सही है। तो इस आधार पर यही तीसरा वाला आंसर हमारा होगा, क्योंकि कहा ना सुमेलित नहीं है, तो बाकी सब सुमेलित हैं, सी वाला सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं तथ्यों को। भैंस के जो नस्ल है इसमें मुर्रा है, जाफराबादी है, नागपुरी है, भदौरी है, सुरती है। गाय के हैं नागौरी है, कांग्रेज है, थार पारकर है, राठी है, हरियाणवी है, मालवी है। फिर यहाँ पर गिर है, एक गिर है, ध्यान रखिएगा ये क्या है? गिर है। कांचौरी है, कांचौरी को ही मेवाती रथ कहते हैं। भेड़ की जो नस्लें हैं इसमें नाली है, मगरा है, चोकला है, शेखावटी है, मारवाड़ी है, जैसलमेरी है, मालपुरी है, सोनाड़ी है और खेरी। तो यह जो खेरी यहाँ पर लिखा गया है, ये खेरी किसकी है? तो भेड़ की है, ना कि बकरी की है। बकरी की अगर हम बात करें तो जमुना पारी है, फिर यहाँ पर बड़वारी है, अलवारी है, सिरोही है, झरवाड़ी, लोही, ये सब नाम किसके हैं? बकरी के। तो बकरी कहाँ पे होती है? ज़्यादातर जो कह सकते हैं हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र हैं या ज़्यादातर हमारे जम्मू कश्मीर वाले सेक्शनों में पाई जाती है, तो उसी आधार पर इसका नामकरण भी किया गया है। ऊँट जो है ज़्यादातर रेगिस्तान में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही डेजर्ट है। तो जैसलमेरी है, बीकानेरी है, कच्छी है, मारवाड़ी है, गोमट है, सांचौरी, ये सब ऊँट की क्या है? नस्ल हैं। तो इन तथ्यों को भी स्पष्टता के साथ हमको ध्यान रखना है कि जिससे जो प्रत्यक्ष प्रश्न है इसके साथ साथ हम कुछ पेरीफेरी के प्रश्न को भी सहजतापूर्वक बना ले जाएं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। लिखा है भारत की कृषि सांख्यिकी के अनुसार 2021-22 में भारत में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक 2 राज्य हैं। तो सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जो राज्यों का श्रेणी है उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश नंबर 2 पर है, राजस्थान नंबर 3 पर है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो वैश्विक स्तर पर सोयाबीन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, फिर यूएस में होता है, फिर अर्जेंटीना में होता है। यहाँ पर हमको प्रमुख 2 उत्पादक राज्यों की बात करनी है। तो प्रमुख 2 उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान, तो ये तो होगा नहीं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये भी नहीं होगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यही सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ही प्रमुख 2 उत्पादक राज्य हैं। इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है भारत के कृषि सांख्यिकी के अनुसार 2021-22 में भारत के सर्वाधिक गन्ना उत्पादक 3 राज्य की बात करनी है। तो गन्ना उत्पादक जो 3 राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक गन्ना का प्रोडक्शन होता है भारत में, सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में होता है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, फिर भारत में, फिर चीन में। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। यहाँ पर बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रबड़। रबड़ जाहिर सी बात है, यह उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश का एक पौधा है, सदाबहार किस्म का है, यह केरल में है, तो ये तथ्य सही है। फिर लिखा है तंबाकू, आंध्र प्रदेश में तंबाकू का सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। रबड़ का सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है? केरल में। रागी जो महुआ है यह एक प्रकार से रागी या जो अलसी है या फिर सरसों है, ये सब जो पौधे हैं ये कहाँ के प्रमुख हैं? तो ज़्यादातर राजस्थान के हैं। कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। तो इसमें राजस्थान आगे है, ना कि गोवा आगे है। तो यह मिलान गलत है, बाकी मिलान सही। काफ़ी में सर्वाधिक कर्नाटक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर तीसरा वाला सही नहीं है, क्योंकि रागी या जिसी को मड़ुआ कहते हैं इसका सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो राजस्थान में होता है। तो इस आधार पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि यही मिलान नहीं कर रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थात हरित क्रांति के बारे में सब सही है, सिर्फ एक गलत है।
तो हाई विल्ड मतलब हाई यील्ड वैरायटी के जो बीज होते हैं इसका उपयोग बढ़ा है। ये तथ्य पूरी तरीके से सही है। हरित क्रांति के दौरान हम लोग यही किए हैं कि उन्नतशील बीजों का प्रयोग किए हैं। फिर प्रादेशिक असमानताएं कम हुई हैं। प्रादेशिक असमानताएं कम नहीं हुई बल्कि प्रादेशिक असमानताएं बढ़ी हैं। हरित क्रांति जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पंजाब हरियाणा के सेक्शन में ज़्यादा कह सकते हैं सफल हुई है, वहीं अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड क्षेत्रों में यह काफ़ी असफल रही है। इसलिए प्रादेशिक असमानताएं भी काफ़ी बढ़ी हैं। तो यही मैच नहीं कर रहा है। प्रादेशिक असमानताएं कम नहीं हुई हैं बल्कि प्रादेशिक असमानताएं क्या हुई हैं, बढ़ी हैं। और इसी समस्या के समाधान के लिए द्वितीय हरित क्रांति को लाया गया है। जो हम बात की है ना द्वितीय हरित क्रांति, अभी हमने देखा है, तो द्वितीय हरित क्रांति इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए ही लाई गई है। तीसरा लिखा है खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। तो ये बात तो सही है कि हरित क्रांति के लाने से खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। हाँ, उस खाद्यान्न की क्वालिटी गिरी है क्योंकि उसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। सिंचाई सुविधाओं में विस्तार हुआ है, ये भी तथ्य सही है, लेकिन दूसरा वाला सही नहीं है। और जो सही नहीं है वही मेरा आंसर है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक चलवासी कृषि करती है। तो चलवासी कृषि के बारे में पूछ रहा है। तो चलवासी कृषि भारत का भील जो ट्राइब है यही करता है। तो भारत का जो भील ट्राइब है यह चलवासी कृषि करता है। बाकी अगर हम किर्गिज की बात करें, जिसको खिरगीज कहते हैं, इसी को खिरगीज कहते हैं। क्या कहते हैं? किर्गिज। यह मध्य एशिया के सेक्शन में पाए जाते हैं और इनका जो जीवन होता है यह खानाबदोश पशुपालक होता है। यह अस्थायी निवास नहीं करते हैं बल्कि क्या करते हैं, घूमते टहलते रहते हैं। तो चलवासी कृषि में मतलब एक प्रकार से स्थानांतरित कृषि, और इसी का नाम होता है झूम कृषि। चलवासी को ही तो हम नाम देते हैं ना एक प्रकार से झूम कृषि। चलवासी का तात्पर्य क्या है, आज कृषि यहाँ की है, कल यहाँ से हट करके कहीं और कर लेंगे। एक प्रकार से चलवासी कृषि वही करती है। लेकिन खानाबदोश पशुपालक का तात्पर्य कि खेती उती नहीं करते हैं, ये घूमते टहलते हैं, पशुओं को लेकर के घूमते टहलते रहते हैं और एक जंगल से दूसरे जंगल, जंगल से जंगल ऐसे घूमते रहते हैं। खानाबदोश पशुपालक है मध्य एशिया के खिरगिज। इसी प्रकार मलेशिया के सिमांग भी होते हैं, ये भी घुमक्कड़ टाइप के होते हैं, मतलब एक इनका कहीं अस्थायी निवास नहीं होता है। तो यह भी शिकारी और संग्राहक होते हैं। इसी प्रकार पश्चिम अफ्रीका के जो हौसा होते हैं यह भी जनजाति जो होती है खानाबदोश और पशुपालक होती है। लेकिन भारत की जो भील जनजाति होती है यह चलवासी कृषि करती है, अर्थात झूम टाइप की कृषि करती है। तो आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। भारत में लाख का प्रधान, लाख भी एक प्रकार का कह सकते हैं कृषिगत उत्पाद है। इसका प्रधान जो उत्पादक राज्य है वह झारखंड है। कौन है? झारखंड। भारत में अगर हम देखें सर्वाधिक जो प्रोडक्शन होता है वो झारखंड में होता है और समस्त भारत का लगभग 60% अकेले जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पे होता है? झारखंड में होता है। इसके साथ अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी लाख का प्रोडक्शन होता है, लेकिन लाख का सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है? झारखंड में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, हमने आपसे शुरू में ही कहा था कि कुछ प्रश्न जो शुरू में दिए थे उसी संबंध रखने वाले कुछ प्रश्न आगे भी हैं। यहाँ पर लिखा है एपी कल्चर। एपी कल्चर का तात्पर्य ही होता है मधुमक्खी पालन या शहद पालन, और इसी को हिंदी में जो नाम दिया गया है उसी को कहते हैं बादामी कृषि। क्या कहते हैं? बादामी कृषि। तो पहला जो प्रश्न था वहाँ पर बादामी कृषि था जिसका संबंध मधुमक्खी से था, इसी को कहते हैं शहद पालन। उसी प्रकार है ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर का तात्पर्य था रसोई साग, अर्थात जो हमारे घरेलू गार्डन में उगने वाली साग सब्जियाँ होती हैं उसकी बात होती है, घरेलू गार्डन की बात होती है। रसोई साग का तात्पर्य वही होता है, अर्थात जो हमारे घर के अंदर जो होते हैं उनकी बात करते हैं। इसी प्रकार पोमोलॉजी होती है। पोमोलॉजी का तात्पर्य फल के प्रोडक्शन से होता है। और अगर हम वीटी कल्चर की बात करें तो अंगूर की लताओं से होता है। पीसी कल्चर की बात करें तो जो नीली क्रांति हमारी मछली का है, नीली क्रांति को ही हम लोग पीसी कल्चर भी कहते हैं। इसी प्रकार जो सेरी कल्चर होता है रेशम के प्रोडक्शन से। तो इन तथ्यों को स्मरण रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न किसी ना किसी रूप में पूछे ही जाते हैं। बाकी हम लोग प्रश्नों की प्रैक्टिस लगातार कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसे जैसे प्रश्न आएंगे मिक्सअप टाइप के, अलग अलग टाइप के, तो हम उस आधार पर, जहाँ तक मेरा प्रयास है कि एटलीस्ट कम से कम 4 से 5 हज़ार प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे टीजीटी और पीजीटी एग्जाम से पूर्व, जिससे एग्जाम में हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले और प्रयास रहे कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा इसको आप मिलान कर सकते हैं। एपी कल्चर का तात्पर्य यहाँ पर है मधुमक्खी है।
ओलरीकल्चर की अगर हम बात करें तो रसोई शाक है। क्या है? रसोई शाक है। पोमोलॉजी की बात करें तो फल है। और बीटी कल्चर की बात करें तो अंगूर की लताएं हैं। ऐसे में अगर आप मिलान करेंगे तो 4, 3 अर्थात आपका आंसर हो जाएगा क्या? सी। इसी के साथ आज का एपिसोड हम समाप्त करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग चैनल को प्रमोट करें कि जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और बेहतर से बेहतर और मटेरियल खोज करके आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करें। तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।